everybody, this is Arima Chaturvedi, your educator only on Drishti School. तो आज मैं लेकर आ गई हूँ एग्रीकल्चर का वन शॉट सेशन विद इन अ कपल ऑफ मिनट्स. हम लोग कर देंगे इस पूरे चैप्टर को खत्म. तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर. इंडिया में एग्रीकल्चर की बहुत इंपॉर्टेंस है. क्यों? क्योंकि 43% से भी ज्यादा पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर में इंडल्ज है और इसीलिए इसको आगे ग्रो करने की पूरी कोशिश की जाती है. अब इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जो कि हमारी बुक में दिया है. सबसे पहले प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग यानी कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मिल्पा और ना जाने किस किस नाम से जानते हैं. तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में या फिर प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में लोग अपनी पर्टिकुलर जगह पे एग्रीकल्चर करते हैं, थोड़े से टाइम के बाद उसको छोड़ देते हैं और दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं. मेनली इसको हम कहते हैं स्लैश एंड बर्न और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट है जिसको हम बोलते हैं झमिंग. फिर आगे चलते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग पे, जिसमें हम ये देखते हैं कि फार्मर के पास टेम्पररी नहीं बल्कि परमानेंट जमीन है, पर उसके पास जमीन बहुत छोटी है, तो जितनी भी ग्रोथ हो रही है वो अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए यूज कर देता है. सरप्लस नहीं होता या बहुत कम होता है. आगे चलेंगे और बात करते हैं, सॉरी माय बैड. नेक्स्ट है हमारे पास में कमर्शियल फार्मिंग. कमर्शियल फार्मिंग में मेनली हमारे पास जमीन बहुत बड़ी होती है, फार्मर का इनपुट और आउटपुट दोनों ही बहुत बड़ा होता है. बड़ी बड़ी मशीनरी, बड़ी बड़ी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को हमारा फार्मर यूज करता है ताकि उसकी आउटपुट सबसे ज्यादा जनरेट हो सके और प्रॉफिट एक्सट्रीम हो. फिर आते हैं हमारे पास क्रॉपिंग सीजन. सबसे पहले आता है रबी सीजन. रबी है यानी कि विंटर क्रॉप. तो ये रबी सीजन मेनली अक्टूबर में हम इन क्रॉप्स को हार्वेस्ट करना शुरू करते हैं और मार्च आते आते इनके हार्वेस्टिंग पीरियड शुरू हो जाते हैं. की क्रॉप्स है वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड. देन वी हैव ज़ेद क्रॉप. ज़ेद आता है रबी के बिल्कुल बाद यानी कि समर क्रॉप है. तो मार्च में इनकी सोइंग शुरू होती है और जून आते आते हार्वेस्टिंग पीरियड शुरू हो जाता है. मेनली जितने भी हमें वाटरी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स मिलते हैं वो इसी सीजन में ग्रो होते हैं, जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, क्यूकम्बर, करेला या ये बहुत सारी चीजें. लास्ट है हमारा खरीफ सीजन जो हमारे ज़ेद के बाद आता है, यानी कि जुलाई में या जून के टुवर्ड्स द एंड ऑफ द जून हम खरीफ क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू कर देते हैं और इनका हार्वेस्टिंग पीरियड आता है इन द लेट सितंबर और अक्टूबर में. सबसे बड़ा क्रॉप है इसमें राइस. देन वी हैव मेज, ज्वार, बाजरा, कॉटन, जूट एंड ग्राउंडनट. देन वी हैव राइस, व्हीट एंड अदर स्टेपल क्रॉप. इनको याद करने के लिए एक बहुत आसान तरीका है कि इसकी एक टेबल बना ली जाए. तो वी हैव दिस टेबल जिसमें हम पढ़ेंगे कि भाई राइस जो है उसका टेम्परेचर क्या चाहिए, उसको प्रेसिपिटेशन कैसा चाहिए, उसको ह्यूमिडिटी कैसी चाहिए और कौन सा टाइप का क्रॉप है. तो भाई राइस है कैसा क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जिसको टेम्परेचर कैसा चाहिए, हाई चाहिए, प्रेसिपिटेशन हाई और ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा हाई. तो इस तरीके से हमने राइस को बना लिया. देन वी हैव वीट. वीट हमारा खरीफ क्रॉप नहीं रबी क्रॉप है और फिर उसको चाहिए टेम्परेचर कैसा, लो. रबी क्रॉप है तो ठंड के सीजन में ग्रो होता है, टेम्परेचर लो. प्रेसिपिटेशन, इंडिया में बारिश नहीं होती बहुत ज़्यादा तो लो टू मॉडरेट चल जाएगा. हाँ, हीट ह्यूमिडिटी जो है वो भी लो ही रहेगी. कुछ इस तरीके से आप अपनी टेबल में इन सब चीज़ों को याद कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ राइटिंग 50 to 75 सेंटीमीटर हम इस तरीके से अपने टॉपिक्स को याद करेंगे और लिख कर आएंगे. तो आपको बेनिफिट ये रहेगा कि इन केस 50 से 75 की जगह 25 to 50 लिख दिया तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने वो लिखा ही नहीं है. हमें लिखना क्या है, हाई, मीडियम और लो, सॉरी हाई, मॉडरेट और लो. देन वी हैव मिलेट्स, मेज एंड पल्सेस. सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे इसमें मिलेट्स. मिलेट्स में 3 टाइप के मिलेट्स हैं, ज्वार, बाजरा, रागी. बाजरा और रागी को बहुत गर्मी में भी उगाया जा सकता है, बहुत बारिश की जरूरत नहीं है. ज्वार इज अ रेन फेड क्रॉप, तो इसको बारिश चाहिए है ना, अगर बारिश नहीं है तो इरिगेशन चाहिए. देन वी हैव पल्सेस. पल्सेस इंडिया में बहुत प्रोड्यूस होती हैं और इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों ही है पल्सेस का. इसके अलावा आता है मेज. मेज इज अ खरीफ क्रॉप, मतलब कि मॉनसून में ग्रो हो रहा है और भुट्टे हम मॉनसून में ही खाते हैं तो मॉनसून क्रॉप ही है, यानी खरीफ क्रॉप ही है. टेम्परेचर इसको मॉडरेट चाहिए पर ह्यूमिडिटी काफ़ी सारी चाहिए, है ना. देन वी हैव शुगर केन. इंडिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है शुगर केन का यूपी और इसको 11 महीने से 12 महीने लगते हैं मैच्योर होने में, हार्वेस्ट होने में. सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, पहला कौन है, ब्राजील. देन वी हैव ऑयल सीड्स. ऑयल सीड्स के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता, मेन सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राउंडनट यानी पीनट्स वाला तेल. फिर आता है
सॉरी पीनट्स एज ऑयल सीड्स। देन वी हैव टी। टी में आता है इट्स अ प्लांटेशन क्रॉप। इंडिया में असम सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इसको स्लोपी रीजन चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल चाहिए, वार्म क्लाइमेट चाहिए। कुछ इस तरीके से ही टी को हम ग्रो कर सकते हैं। देन वी हैव कॉफी। कॉफी की इंटरनेशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इंडिया में अरेबिका कॉफी ग्रो होती है, वैरायटी ऑफ कॉफी अरब ट्रेडर्स लेकर आए थे और इसको स्लोपी हिल्स पे ग्रो किया जा सकता है। कूल टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल मॉडरेट चाहिए और सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है कर्नाटका में। इंडिया में सिर्फ 3 ही स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें कॉफ़ी की ग्रोथ होती है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। देन वी हैव कॉटन। इंडिया में 4 टाइप के फाइबर क्रॉप्स ग्रो होते हैं, सिल्क, कॉटन, जूट एंड हेम्प, है ना। देन वी हैव कॉटन। कॉटन जो है खरीफ क्रॉप है, हाई टेम्परेचर चाहिए, लो रेनफॉल चाहिए, क्योंकि जिस टाइम पे ये ग्रो करे अगर बारिश होगी तो इसका कॉटन का जो फ्लफ होता है वो खराब हो जाता है। ब्लैक सॉइल, रेगर सॉइल में बहुत अच्छा ग्रो होता है। और लीडिंग प्रोड्यूसर्स आर महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, कर्नाटका, एपी एंड तमिलनाडु। देन वी हैव जूट। जूट इज द गोल्डन क्रॉप। ये एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, तो इसको बहुत टेम्परेचर, बहुत प्रेसिपिटेशन और बहुत ह्यूमिडिटी की जरूरत है। इंडिया का लीडिंग प्रोड्यूसर है वेस्ट बंगाल। देन वी हैव टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। चैप्टर का दी एंड ऑलरेडी होने वाला है। तो चैप्टर में हमने पढ़ा कि किस तरीके से एग्रीकल्चर इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या सीजन्स में ग्रो होता है, कैसे ग्रो होता है, इंडिया में कौन कौन से स्टेपल क्रॉप है और उसको क्या क्या वैरायटी चाहिए। तो इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने सेल्फ सफिशिएंट होने की कोशिश करी, सेल्फ सस्टेनेबल होने की कोशिश करी और उसमें आया ग्रीन रेवोल्यूशन 2 क्रॉप्स के लिए, 1960s में वीट के लिए और 70s में राइस के लिए। फिर आया व्हाइट रेवोल्यूशन जिसको हम ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं, डेयरी फार्मिंग को इसने ग्रोथ दिला दी। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश किए गए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्रेडिट स्कीम योजना, किसान स्कीम योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, ऐसे बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स इंडिया में लॉन्च की गई। इंडिया में आज भी बहुत बड़ा चैलेंज है फूड सिक्योरिटी का, बट इंडिया की सरकार इसको बहुत आगे तक लेकर जाने की बात कर रही है। सो दिस इज द की टेक अवे ऑफ द चैप्टर एंड दैट वुड बी द रियल एंड ऑफ द चैप्टर। सो थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड एब्सोल्युटली आई विल बी कमिंग लाइव सून। So stay tuned on the channel, like this video, share it with your friends, cause this was agriculture in a couple of minutes. See ya.